हेलो एवरीवन, आई नो टॉपिक का आपने जैसे ही इंडेक्स देखा होगा, हाउ टू स्कोर वेल इन मॉक्स। आप ये सोच रहे होगे कि यार इसमें मेरे सारे दुखते नर्व्स की सारी लगता है दवाई है। बिल्कुल है। यहाँ पे आपको किस तरीके से मॉक्स को एनालाइज करना चाहिए, क्या अक्सर होता है जो एस्पिरेंट्स गलती करते हैं, उन सारे बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले 3-4 सालों में मुझे कई सारे एस्पिरेंट से डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ने का, बच्चों को गाइड करने का मौका मिला है। और मैंने एक जनरल बात समझी है, खुद को भी पेपर देने के दौरान मैंने ये समझा है कि 1 घंटे तक हमारा दिमाग जो होता है हमारी 100% कैपेसिटी में काम करता है इस 2 घंटे के पेपर में। और जो सेकेंड आवर होता है हमारा, वहाँ पे हमारा दिमाग थोड़ा सा पंचर करने लगता है, थोड़ा सा हम स्लो हो जाते हैं और हमारा जो आउटपुट है वो घटने लगता है। तो इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। 2022 में जैसे बच्चों ने गलती करी थी कि इंग्लिश सेक्शन लेंदी आने के बावजूद उन्होंने इंग्लिश से ही स्टार्ट किया और अपना 40-50 मिनट उन्होंने करेक्ट आंसर ढूंढने में बिता दिए। दूसरा जो सबसे कॉमन मिथ मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को ये रहती है, एस्पिरेंट्स को ये रहती है कि हम एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे। तो वो ऑलरेडी कम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करके आते हैं, उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मॉक में ही 75 to 80 रहते हैं। भले ही उनके स्कोर 65 आते हो, भले उनके स्कोर 60 आते हो, लेकिन आपको ये पता है कि अगर आपने सिर्फ 80 क्वेश्चन करके आए, सिर्फ सही सही भी करके आए, तो बहुत बुरी भी हालत में आपके 10-15 सवाल तो गलत होंगे ही होंगे। और फिर कुल मिला के आपका जो नंबर रह जाएगा वो 70 के आसपास में ब्रैकेट में हो पाएगा। 71, 72, 69.75 इस तरह का स्कोर रहेगा। तो इवन आफ्टर आपकी एक्यूरेसी 80% के भी ऊपर अगर है, तब इन दैट केस ऑल्सो आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं होने वाला है। तो हम मॉक्स अक्सर देते हैं, हर हफ्ते हम अपने इंस्टीट्यूट में मॉक दे रहे हैं। तो अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें करना क्या है आपको, वो स्टेप 2 है। लेकिन जो बच्चे अभी तक मॉक ही नहीं दे रहे हैं, वो किसी ना किसी प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप मॉक सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लगता है तो हमारी भी 10 मॉक की सीरीज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हाई क्लाट 365 करके मैसेज करिएगा और हम आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे। चलिए ये बातें छोड़ के अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि मॉक्स में स्कोर आखिरकार सबसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये इजियर सेड देन डन वाली बात है। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये स्ट्रैटेजी तो हम सब जानते हैं। लेकिन हर बच्चे का जो चैलेंज है वो बेसिकली 5 पैरामीटर्स में हो सकता है। कितने पैरामीटर्स में हो सकता है? 5 पैरामीटर्स में हो सकता है इस पेपर में। अगर आपका इंग्लिश प्रॉब्लम है तो देखिए आपका लॉजिकल भी गड़बड़ होगा। अगर आपका इंग्लिश एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम है तो आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड में भी प्रॉब्लम होगा। अगर आप ऐसा हो रहा है कि अगर आप इंग्लिश एप्टीट्यूड में नंबर नहीं ला पा रहे हो और लॉजिकल एप्टीट्यूड में नंबर ला रहे हो, तो याद रखना उस पर्टिकुलर मॉक का एक तरीका है जिससे तुम शायद कंफर्टेबल हो चुके हो। लेकिन अगर क्लैट के पेपर में जाओगे तो जैसा परफॉर्मेंस तुम्हारा रफली इंग्लिश में होगा, उसी के आसपास का परफॉर्मेंस तुम्हारा लॉजिकल एप्टीट्यूड में होगा। होता क्या है इन सब में, बेसिकली होते तो आरसी ही है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है आपको, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा स्टार मार्क कर रहा हूँ इसको, इस पर्टिकुलर एरिया को, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, लेकिन हमें पेपर देखने के बाद लगता है कि यार 20 क्वेश्चन ही हमारे बस के थे। तो हम बात समझिए इस चीज को। देखिए जनरल नॉलेज आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं कराता है, ये आपको पता है। तो जनरल नॉलेज में अगर आप 20 नंबर लेके आ रहे हो, 18 नंबर लेके आ रहे हो, 17 नंबर लेके आ रहे हो, 18 से आपके 20 नंबर आ रहे हैं, ये मैं बोलूँ अगर जनरल नॉलेज में आपका 18 to 20 मार्क्स है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ के पीछे कि यार यहाँ पे मैं अपने बाकी 15 नंबर कैसे बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे 15 नंबर बढ़ाने के लिए आपका टाइम जो है, जो आपका टाइम है वो किल होगा। क्योंकि आप सिर्फ 35 नंबर के लिए एवरी डे 2-2, 3-3 घंटे पढ़ोगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है कि अगर आप डेली भी पढ़ो और कितना भी पढ़ो, वो ऐसा अपार समुंदर है जिसका छोर आपको, किनारा आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो आप बीच मझधार में फंसे रह जाओगे और आप खेलोगे कितने मार्क्स पे? सिर्फ 35 मार्क्स पे। ये याद रखिएगा आप। इसीलिए करंट अफेयर्स को, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को हमें बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देना है। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ये गलती करते हैं। देखिए जनरल नॉलेज पढ़ने में मजा तो बहुत आता है, अगर आप पेपर पढ़ो अपने हिसाब से, करंट अफेयर्स पढ़ो। नो डाउट इट इज सो इंटरेस्टिंग दैट यू वुड वांट टू रीड द न्यूज़पेपर ऑन ए डेली बेसिस। कभी कभी अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर को इस हिसाब से पढ़ो कि आपको मजेदार खबरें पढ़नी है, तो आप डेली पेपर पढ़ोगे।
आप डेली न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ते हो? क्योंकि आपको ये लगता है कि यार इससे मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, इससे मुझे टॉपिक्स याद करने पड़ेंगे, खबरें देखनी पड़ेगी। तो हम कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को इसीलिए मैं बोलूँगा आप लोड मत लीजिए। आप बस इतना इंश्योर करिए कि आप डेली न्यूज़पेपर की हेडिंग देख रहे हैं, या आप हमारे क्लैट 365 करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और आप निश्फिक्र हो जाइए। आप डेली 2 वीडियोस उसकी देखेंगे, आपको डेली 2 लेक्चर मिलेंगे, तो आपको अपने आप लगेगा कि करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो रहा है। हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करते हैं। ये डिस्क्रिशनरी है, आपका है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ो ही मत, आई एम सेइंग ज़रूरत से ज़्यादा मत पढ़ो। अगर आप 3-4 घंटे 3 घंटे ऑन डेली बेसिस करंट अफेयर्स को दे रहे हो तो वो सफिशिएंट नहीं है। और करंट अफेयर्स में नंबर कम आ रहे हैं वो हमारा प्रॉब्लम ही नहीं है, आप ये बात समझिएगा। हमारा प्रॉब्लम होगा कि अगर हमें लीगल एप्टीट्यूड में नंबर कम मिले। देखिए लीगल एप्टीट्यूड आपको 40 क्वेश्चंस देता है, 40 क्वेश्चंस देता है, यानी कि आपके पास इसमें आसानी से 30 से 35 मार्क्स लाने का जो कह लीजिए कि कैलिबर होता है वो होता ही है। तो इसमें आप मरी से मरी हालत में 25 नंबर अगर ले आए, बहुत बुरी स्थिति में 25 मार्क्स भी ले आए, तो आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चंस रहते हैं। 30 क्वेश्चंस में आपके मिनिमम एटलीस्ट कुछ नहीं तो 22 मार्क्स तो आने ही चाहिए। 22 मार्क्स हमें यहाँ से फैच करना ही है। जनरल नॉलेज में बहुत बुरी हालत में भी, बहुत बुरी हालत हो जाए, मैं कह रहा हूँ पेपर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाए, तो 18 नंबर तो आने ही चाहिए। अगर आपके 11, 12, 13, 8, 9 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल नॉलेज कठिन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जनरल नॉलेज को अभी तक नेग्लेक्ट करते हुए आ रहे हो। क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करें, देखिए मेरा अपना पर्टिकुलरली एक बायस है। मैं पीसीएम से होने के बावजूद भी अपने क्लैट अटेम्प्ट के दौरान मैंने क्वांटिटेटिव एबिलिटी को ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं किया था। लकीली हमारे टाइम पे 20 क्वेश्चंस आते थे जिसमें हम 5 से 6 क्वेश्चंस आसानी से कर सकते थे। तो वो तो बेयर मिनिमम था कि हर एस्पिरेंट जो है वो करता ही करता है। मेरे टाइम पे 120 मार्क्स का क्लैट का पेपर होता था और मेरे 101.25 थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 101.25 मात्र 40 डेज की प्रिपरेशन में थे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि यार ये इंग्लिश और इन सब चीज़ों के लिए तैयारी कौन करता है। तो मात्र 40 दिन की प्रिपरेशन करी थी मैंने और मैं 101.25 नंबर लेके आ गया था। और मैंने स्ट्रैटेजिकली फोकस किया था। तो पर मेरी स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, क्योंकि वो पुराने एग्जाम में करेक्ट होती। आपको नए पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ, तो नए पैटर्न में आपको 10 से 13 क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपको 5 इसमें से तो करने ही करने हैं, 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट करने हैं विद इन 10 मिनट्स। और इसमें आपके कुछ नहीं तो 3.75 मार्क्स, तो डियर 3.75 मार्क्स तो मिनिमम है, जो कि आने ही चाहिए, जो कि आने ही चाहिए। और लॉजिकल एप्टीट्यूड में आप 30 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो इसमें आपके कुछ नहीं तो 20 मार्क्स आने ही चाहिए। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये क्लैट के पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ डियर, ये मैं आपके मॉक के पेपर की बात कर रहा हूँ। क्लैट के पेपर में आप जो भी मतलब मॉक के पेपर में आप जो भी स्कोर लेके आओगे, उस पर हम मानते हैं +-10 मार्क्स का होता है। प्लस ही होता है, प्लस ही होता है। माइनस अगर कभी भी हुआ है, क्लैट के पेपर में माइनस कभी भी हुआ है, तो वो दो कारणों की वजह से हुआ है। पहला, किसी एक सेक्शन को जिसको जो आपका स्ट्रेंथ एरिया था उसको उन्होंने टफ बना दिया। दूसरा, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कभी कभी अनसर्टेन हो जाते हैं, तो वो हमारे नंबर को गिराते हैं। इसीलिए हम प्लस और -10 की ही बात करें। अगर सारा सिनारियो अच्छा है तो +10 ही होना है। यानी कि अगर आप यहाँ पे मॉक में 75 लेके आ रहे हो, तो आप क्लैट के पेपर में 85 ला सकते हो आराम से। तो आपके अगर इस तरीके से हम देखें, तो आपके मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स अगर आप देखिएगा तो आप खुद ही जोड़ लीजिए। 20, 25, 45 हो गया, 45 और 22, तो 45 और 22 67 हो गया। 67 और आप देख लीजिए यहाँ पे 18, 67 में आप 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 87, 87 में आपको 2 घटा दीजिए 85। और अब मैं कह रहा हूँ 85 मार्क्स में आप 3 नंबर ये और जोड़ लीजिए, तो बेसिकली आपके समवेयर अराउंड 88 to 89 मार्क्स आ जाएंगे। किसमें? मॉक में। फिर से आप जोड़ लीजिए, आप फिर से जोड़ लीजिए 25 और 20, 45। 45 और एक तरीके से आप थोड़ी इन दोनों को जोड़ किए तो 45 और 20 करिए। 45, 20, 65, 65 के बाद फिर 20 करिए, कितना हो गया? 85। 88 to 89 मार्क्स आप 120 मिनट में आसानी से स्कोर कर सकते हो। यानी कि आपको 120 मिनट में कितने क्वेश्चन करने का टारगेट दिया है मैंने? 25, 25, 50, 50, 30, 80, 80 और 25, 105, 105 और 110 क्वेश्चंस।
110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, 88 मार्क्स लेके आ रहे हैं। ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट मी, ये जो परफॉर्मेंस है ये ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है। आपको कोशिश करना है कि हर मॉक में आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक दो, इस कोई भी सेक्शन डिफिकल्ट हो, आपका 88 टू 89 मार्क्स आएगा अगर आप 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो पहला हमारा टारगेट क्या है? पहला हमारा टारगेट है, सर हमारे नंबर इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत लिमिटेड हैं। तो मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मॉक में आपको 110 क्वेश्चन पहला टारगेट है जो टच कराना है। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। इसके बाद आता है एक्यूरेसी का टारगेट, जो हम सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करके इंप्रूव करते हैं। दूसरा जो चैलेंज होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के साथ साथ टाइम डिवीजन का चैलेंज होता है कि हम टाइम कितना अलॉट करें। तो ये जो टाइम है ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले टाइम है, इसमें आप वेरिएशन नहीं कर सकते। ये मैं आपको मिनिमम मैक्सिमम दोनों बता रहा हूं। यानी कि इंग्लिश एप्टीट्यूड में 30 मिनट के पहले अगर आप कुछ भी कर ले रहे हो तो याद रखना आप जल्दबाजी कर रहे हो, आप हो सकता है सही क्वेश्चंस के भी गलत आंसर्स मार्क कर दो। ये याद रखिएगा। इसीलिए आपको बेयर मिनिमम 30 मिनट्स देना है। ज्यादा जल्दी हो गई तो कितने देर में कर लिया? 25 मिनट में आपने इंग्लिश सेक्शन कर लिया। जनरल नॉलेज को आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। जीके में क्वेश्चंस या तो आपको प्राइमा फेसाई आएगा या नहीं आएगा। डोंट ट्राई टू ओवर थिंक। व्हेन यू ट्राई टू ओवर थिंक, आप अपने दिमाग को पास्ट में लेके जाते हो। अपने प्रिपरेशन के दौरान पे वो टॉपिक आपने कभी पढ़ा हो, कभी सुना हो, और उस दौरान जब आपको पता है कि आपकी प्रैक्टिस कम रही है या कुछ चैलेंजेस रहे हैं, तो आपका मॉरल सेटबैक आपको हो जाएगा पेपर में तुरंत ही। आप नर्वस होने लगोगे, आपके हाथ से पसीना आने लगेगा, आपको लगेगा यार कि यहाँ तो मैं 22, मतलब इंग्लिश तो मेरा बढ़िया गया, ये जीके मेरा 10-12 नंबर ही क्वेश्चन सही हो रहा है। आपको प्राइमा फेसाई फर्स्ट इंस्टेंट में जो आपने क्वेश्चन देखा, पहली इंस्टेंट में जो आपको ऑप्शन आ रहा है, आप उसको मार्क करिएगा, आगे बढ़िएगा। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि एकदम तुक्का लगाते चले जाना है। आपको क्वेश्चन को देखना है, आपको ऑप्शन क्लिक कर जाएगा, आपको जैसे ही ऑप्शन क्लिक कर जाए आप उसको टिक करिएगा। बहुत ही रेयर केस में किसी क्वेश्चन को सर्कल करके रखा हुआ है, आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू करके रखा हुआ है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, और 10 मिनट में मिनिमम 25 क्वेश्चंस करने हैं। मैक्सिमम आपकी मर्जी है, लेकिन 25 सवाल तो अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। अगर यहाँ पे गच्चा खा रहे हो, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा निगेटिव होता जा रहा है, तो इसका मतलब फिर से वापस से वही है कि तुम करंट अफेयर्स को नेग्लिजेंटली कर रहे हो। जो टॉपिक करंट अफेयर्स में रिसेंटली आया, आपने गलत किया, आप उस टॉपिक को तुरंत घर पे जाइए, गूगल करिए और उसको पढ़िए। तो कैसे एनालिसिस में हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम आएंगे। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड में आपको 40 मिनट देने ही देने हैं, 40 मिनट से आप कम नहीं दे सकते। मैं क्यों कह रहा हूँ 40 मिनट? क्योंकि देखिए ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया होता है। लीगल एप्टीट्यूड इज द मोस्ट स्कोरिंग एरिया। मोस्ट स्कोरिंग एरिया होता है लीगल एप्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि आप क्लैट एस्पिरेंट हो, और क्लैट कंसोर्टियम ये समझता है कि बेसिक मिनिमम लीगल इन्फॉर्मेशन तो सबके पास होगी। लीगल एप्टीट्यूड की बात है, लीगल नॉलेज की बात नहीं है यहाँ पे। तो आपको लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन, यानी कि आप 30 के 30 क्वेश्चन करके, 40 में 30 क्वेश्चन करके 28 नंबर बहुत आराम से निकाल सकते हो, बहुत आराम से निकाले जा सकते हैं। तो अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, आप 35 मिनट 30 मिनट में आप 40 क्वेश्चन कर ले रहे हो, तो भी आप गलत कर रहे हो। और आप 40 मिनट से ज्यादा दे रहे हो तो भी आप अपना नुकसान कर रहे हो। यानी 40 मार्क्स के 40 मिनट्स में हमें 30 क्वेश्चंस यानी 6 पैसेजेस सॉल्व करना है। पैसेज को रीड करना है, इंटरप्रेट करना है, और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यही हमारा एक बेंचमार्क है जो हम अपने हर मॉक अटेम्प्ट में टच करने की कोशिश करेंगे। इससे ज्यादा आप कर रहे हैं तो मैं कहूंगा अपनी स्पेस को स्लो करिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को रिड्यूस करिए, आप एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। अगर आप इससे कम कर रहे हैं तो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमेशा कम रह जाएगा और आपका एक्यूरेसी रखने का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो एक बैलेंस क्रिएट करना है हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में और एक्यूरेसी में। तो पहला चीज हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का है इन अ गिवन टाइम ब्रैकेट। फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी एक्यूरेसी को प्रैक्टिस के साथ, मॉक रीडो के साथ, एनालिसिस के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला चैलेंज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का ही होता है। लॉजिकल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 30 मिनट देना है, यानी कि हर एक क्वेश्चन पे आइडियल टाइम 1 मिनट का। इस हिसाब से निकालें तो एक पैसेज पे आराम से आप 5 मिनट दे सकते हो। 5 मिनट लग रहा है आपको, 7 मिनट लग सकता है आपको, 6 मिनट लग सकता है। हो सकता है कि लॉजिकल के लिए आपको समय ज्यादा चाहिए रहे। लेकिन हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है, सिर्फ आधा घंटा बचा है, तो लॉजिकल एप्टीट्यूड में हम 5 पैसेज तो अटेम्प्ट कर ही लें यार। भले ही उसमें हमारे हो सकता हो कि एक पैसेज ऐसा हो आखिरी वाला जल्दी जल्दी में कि 3 गलत हो जाए 2 सही हो, फिर भी हम कुछ नंबर खींच के ही निकलेंगे बाहर वहां से। और जो सीक्वेंस है, पहले इंग्लिश, फिर जीके, फिर लीगल, फिर क्यूटी, फिर लॉजिकल, इसी को आप बनाने की कोशिश करिएगा, इसी को आप बनाने की कोशिश करिएगा। लेकिन अपने दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए। जैसे ही मॉक पेपर में हमने देखा कि लीगल सेक्शन जो है पैसेज बहुत लंबा है, एक पैसेज और 1.5
पेज का क्वेश्चन है, तो हमें पता चल गया कि लीगल सेक्शन लंबा है, यानी अब यहाँ पे हो सकता है कि 40 मिनट में हम सिर्फ 5 ही पैसेज कर पाएं। तो हम उस केस में क्या करेंगे, लॉजिकल सेक्शन देखेंगे, लॉजिकल ईजी है तो हम लॉजिकल को ऊपर कर देंगे, लीगल को लास्ट में कर देंगे। क्योंकि हमारा टारगेट ये रहता है कि हमें 110 क्वेश्चन टच करने हैं 120 मिनट में, कैसे भी करके। समझ गए बात को? तो ये टेबल जो है आप इसको यूज कर सकते हो, अपने स्टडी टेबल के आगे इस टारगेट्स को लगा दो, और हर दिन घर में जब मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो या मॉक रीडू कर रहे हो, ये टारगेट्स अपने दिमाग में लेके जाओ। अपनी घड़ी में, आपके दिमाग में घड़ी जो होती है वो सेट होनी चाहिए। 2 से 4 का पेपर है, तो आपको पता होना चाहिए, आपका इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता है कि अगर 2 पे सुई है और मिनट वाली सुई 12 पे है, ये 12 पे सुई जैसे ही 6 पे आएगी आपको सेक्शन स्विच करना है, यानी कि आपने आधा घंटा बिता दिया है, आपको सेक्शन स्विच करना है। जैसे ही ये 2:40 पे चली जाएगी, यानी 8 पे चली गई मिनट वाली सुई, आपको पता है आपको जीके सेक्शन स्विच करना है और आपको तुरंत लीगल एप्टीट्यूड पे आना है। तो ये जब तरीके, ये एक दिन में नहीं होता है डियर, है ना, ये एक दिन में नहीं होगा। ये जब आप उसी इन्वायरमेंट में खुद को बार बार डेली डाल रहे हो एग्जामिनेशन के, तभी आप इस चीज को क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। करेक्ट है कि नहीं? आगे आइए, आप रूल रिमेंबर करिएगा, क्या है, क्या तरीके हैं, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है। तो मैंने चेंज पैटर्न पे पिछले मैं 4 साल से, 3 साल से बेसिकली, मतलब 2019 के कंपैरिजन से ही लेके चलूंगा, क्योंकि बिकॉज तब से ही मैं क्लैट मेंटरशिप में बहुत अच्छे, काफ़ी कंप्लीटली इन्वॉल्व हूँ। तो मैं कहूँगा मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है। देखिए, टॉपर्स हमेशा मुझे दिखाई दिए हैं कि या तो ये 2 ईयर प्रोग्राम वाले थे, या तो ये ऐसे थे कि जिन्होंने पहले से पहले अटेम्प्ट में खुद से तैयारी करी और आखिरी आखिरी अटेम्प्ट में कोचिंग वोचिंग करी अपनी, तो इनके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी थी। मैंने ऐसे भी एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो ना बुक वर्म जो होते हैं, जो जो यूजुअली पीटी पीरियड हमारे स्कूल में जब होता है तो हम पीटी पीरियड नहीं जाते हैं, हम लाइब्रेरी जाना प्रेफर करते हैं। वो ऐसे वाले बच्चे जो हैं उनको मैंने देखा है कि AIR 1 to AIR 10 है, जैसे कि ये, अब हमें AIR 1 to 10 तो हमारा टारगेट नहीं है। अगर आपका ये टारगेट है तो आप ये वीडियो ही नहीं देख रहे होते, आप इस समय तो बेसिकली अपना काम कर रहे होते। हिपोक्रेसी तो यही है ना कि अगर हमारा 1 से लेकर 10 का अगर हमारा रैंक का टारगेट होता, तो हम किसी यूट्यूब की वीडियो पे थोड़ी रिलाई करते, फिर तो हम खुद ही जाते, पेपर को एनालाइज करते, पास ईयर पेपर देखते और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देते कोचिंग ज्वाइन करके। तो लेकिन आप ये वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि कहीं पे आपको दिक्कत आती है, कहीं पे आपको ये लगता है कि हमें कैसे स्कोर इंप्रूव करना चाहिए। तो एक ही गेम है सर, रेजिलियंस टू रीड, R2R कहता हूं मैं। अगर आपके पास ये क्षमता है कि आप 2 आवर्स तक, यानी 2 घंटे तक नॉन स्टॉप, बिना थके बिना रुके, कंटिन्यूअस रीड कर सकते हो, कंटिन्यूअस रीड कर सकते हो बोरिंग टॉपिक्स को, बोरिंग टॉपिक्स को, तो आप इस पेपर में बहुत आसानी से 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ऐसा, तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा खुद को, आपको टेस्ट करना पड़ेगा खुद को। आप 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने को, अगर न्यूज़पेपर पढ़ने को आप कह रहे हो कि आप 2 घंटा अखबार पढ़ ले रहे हो डेली, समझना बात को, 2 घंटा डेली अखबार पढ़ रहे हो, तो आप याद रखिएगा आप क्लैट के पेपर के हिसाब से तैयार नहीं हो, क्योंकि अखबार अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है। अखबार में नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ ही कवर करोगे ढंग से अगर, तो 2 घंटा तो लग ही जाएगा उसमें, तो वो तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो तो मज़ेदार चीज़ है, वो तो हम डेली कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, अगर हमें कोई मान लीजिए स्पिरिचुअलिटी की किताब दे दे कि जिंदगी का महत्व क्या है, हम यहाँ पे जीवन क्यों लिए, ऐसी किताब मैंने आपको दे दी और उसके पेजेस आप 2 घंटे पढ़ गए, है ना, वो किताब के आपने 50 पन्ने 2 घंटे में कवर कर लिए। या कोई ऐसी मैंने किताब दे दी जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आता, जैसे कि हिस्ट्री की किताब, इंडियन हिस्ट्री पे मैंने बोला चलो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन में और ऋग्वेदिक सिस्टम में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या सिमिलैरिटीज हैं। अब आप कहोगे यार ये कौन पढ़ता है, लेकिन अगर आपने ऐसे टॉपिक्स को आपने 50 मिनट दे दिए, आप कहीं पे कोई एक किताब लिखी गई है सामाजिक दिक्कतों पे, सोसाइटल प्रॉब्लम्स पे, ऐसी बुक आपको दे दी, आपने उसको 2 घंटे पढ़ लिया, तो ही आप समझिएगा कि आपके अंदर रेजिलियंस टू रीड है। लेकिन अब हम क्या, ये मॉक, अब क्या हमने, सर ने कहा है तो हमने क्या नॉवल खरीदने जाएं, नॉवल देखने जाएं? नहीं डियर, आप ये देखो कि आप 2 घंटे डेली बेसिस पे क्या मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 घंटे डेली बेसिस पे क्या आप मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो? देखो, अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि फुल फ्लेजेड तरीके से आपको डेली रिलेंटलेसली क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप 2 घंटे बैठ के सिर्फ मॉक को रीड ही करो, मैं कह रहा हूँ अटेम्प्ट मत भी करो। जैसे होता है ना, कई बार हम पैसेज को देखे और हमने क्वेश्चन देखा, फिर हमने कहा अच्छा इसका बी लग रहा है, मार्क किया, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। बड़े कैजुअल एटीट्यूड में भी अगर आपने 2 घंटे डेली बेसिस पे मॉक प्रैक्टिस किया, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप रेजिलियंस टू रीड को टच कर रहे हो। याद रखिएगा, अगर आपको 400 मीटर रेस दौड़नी है और उसमें गोल्ड लाना है, तो प्रतिदिन आपको 800 मीटर रनिंग करना ही पड़ेगा, जिससे आपका क्या बनेगा डियर, स्टैमिना बनता है। आपका स्टैमिना बनता है। ब्रेन को हमें मसल की तरह ट्रेन करना है, सैचुरेशन से बचाना है, और हमारे ब्रेन को आदत होनी चाहिए। यानी कि अब जब हम जिम जाते हैं, तो आपको अगर आप बोलोगे कि आप ट्रेनर को ये बोलते हो कि आपको वेट गेन करना है, तो आपको ट्रेनर बोलेगा चलो अच्छा डंबल उठाओ, बेंच प्रेस करो, और आपकी कैपेसिटी अगर 20 किलो है, तो वो आपसे एक चीज़ हमेशा बोलेगा,
हाँ, आपसे हमेशा बोलेगा, आखिरी की बोलेगा आप 10 रैप रैप मारिए, 3 सेट करिए। अब आखिरी का जो आपका सेट रहेगा उसमें आप छठे सातवें बेंच प्रेस पे नीचे आने लगोगे, वो आपको पुश करेगा 2 मोर। जब आप 2 मोर कर लोगे तो बोलेगा 2 मोर। इससे क्या हो रहा है, हम हमारी मसल्स को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने के लिए, ताकि वो फिर उतना प्रेशर झेल पाए और ग्रो कर जाए। अब मसल गेन का लॉजिक पूरा अलग होता है, इसको हम अपने प्रिपरेशन में नहीं लगा सकते, लेकिन ये एनालॉजी हम ड्रॉ आउट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ब्रेन को भी मसल की तरह ट्रेन करें, तो डेली काम हम जो कर रहे हैं वही हम अल्टीमेटली उससे आउटकम क्या है एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हम नींद में उठते हैं अचानक से, एक हफ्ते में जागते हैं और कहते हैं मॉक देने जा रहे हैं, आज सारी शक्तियों का प्रदर्शन हम एक ही दिन में करेंगे, तो आपका एक पेपर जो होगा क्लैट वाला, वो भी एक एक्सपेरिमेंट डे की तरह ही निकल जाएगा। वो एक्सपेरिमेंट डे की तरह हमें नहीं निकालना है, वो हमें प्रिपरेशन हो चुकी है हमारी प्रॉपर तरीके से, वो हमें निकालना है। तो आपको डेली 2 घंटे मॉक रीडिंग या ग्रे एरियाज जो हैं, बोरिंग टॉपिक्स जो इनको रीड करना है। दूसरा, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप मॉक को डेली लगाओगे, आप मॉक को डेली लगाओगे, कोई पहला मॉक आपने दिया, बहुत पुराना मॉक है, किसी दूसरी कोचिंग का मॉक है, मिल गया आपको, तो आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। नहीं, आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बुक्स जो हैं और हमारे जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मटेरियल्स हैं, जो आपको हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद ही मिलते हैं, तो आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मटेरियल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो उन्हें डेली डेली बेसिस। हमारे यहाँ तो वीकली सीट, एक तरीके से बच्चों को टारगेट्स दे दिए जाते हैं, वीक वीक में आपको ये टारगेट्स अचीव करने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उसका लाइव डिस्कशन होता है। तो ये आपके डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इमीडिएट डाउट क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन अगर आपका दबा रह गया, आपका क्वेश्चन गलत हुआ है और आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया है, तो आप उस जगह पे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। इसीलिए आपको यहाँ पे एक सफिशिएंट, एक अच्छे मेंटोर के रिक्वायरमेंट होगा, वो आप चूज कर सकते हो। कीप अ क्लोज टैब ऑन योर मॉक परफॉर्मेंस। अपने मॉक परफॉर्मेंस पे बहुत कड़ी नजर रखिए। और याद रखिएगा, मॉक एनालिसिस पे आपको ज्यादा समय बिताना है रादर दैन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। बस बहुत सारे बच्चे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे रह जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन आ गया, ये मुझे पता है। अब बेल के ऊपर कोई प्रोविजन है तो लगे सीआरपीसी का पूरा आर्टिकल पढ़ने, बेल के ऊपर किस तरह की बेल होती है, कितने तरीके की बेल होती है, कब ग्रांट की जाती है, तमाम तरह का ज्ञान ले लिया, पर बेल के पैसेज में प्रिंसिपल निकालने तो आया ही नहीं कि बेल इंटरिम है, बेल टेम्परेरी रिलीज है, कि बेल परमानेंट रिलीज है, या बेल किस ट्रायल के स्टेज पे होती है। ये सारी चीज़ें आपको पैसेज में दी हुई थी, आप निकाल ही नहीं पाए कि बेल फंडामेंटल राइट है कि स्टैट्यूटरी राइट है। ये सारी चीज़ें दी रहेंगी, कंडीशनल बेल क्या होती है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपको कैसे पता चलेंगे जब आप पैसेज को रीड करोगे। तो इसीलिए आपको डियर मॉक एनालिसिस पे ज़्यादा समय बिताना है। मॉक एनालिसिस में हमें करना क्या है, मॉक एनालिसिस में देखिए हमारे लिए फोकस क्या है, फोकस वाले हैं इनकरेक्ट क्वेश्चंस जो हमारे हुए हैं। ये क्वेश्चंस जो हमने इनकरेक्ट किए हैं, ये नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट है, और नंबर 2 पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो हमने अनअटेम्प्टेड रख दिए थे, अटेम्प्ट नहीं किया था, अगर हम उनको दोबारा करें या अगर हम उनको एनालाइज करें, तो हम देखें कि हम कितने नंबर ला सकते थे। क्योंकि आप 120 के 120 क्वेश्चन कर रहे हो तो भी आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, है ना, तो भी आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं तो 10-15 क्वेश्चंस का तो मार्जिन तो लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, एक 150 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन, तो 10-15 क्वेश्चन के मार्जिन, मतलब अगर बहुत मैक्सिमम कैपेसिटी में अटेम्प्ट आपका 135 जा सकता है, 135 के बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता। अब वही तो बात है, 135 बहुत कम लोगों का जाता है, बहुत कम लोगों का जाता है। और जो 135 करके भी आते हैं, उनको मन में यही डर रहता है कि यार कहीं मेरे 70 नंबर ना आ जाए, 60 नंबर ना आ जाए, क्योंकि मेरा नेगेटिव हो सकता है। तो वो भी रिस्क हमें नहीं लेना है, हमें एक बैलेंस बना के चलना है। स्ट्रैटेजी का खेल है इस एग्जामिनेशन में, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, मन में ये सवाल आता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, पर फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे सर, फिर भी हम बहुत लोगों से पीछे हैं। मैं तो देखता हूँ कि सर मैं रात भर पढ़ता हूँ, फिर मैं मॉक देने आता हूँ, और मेरे बगल में एक लड़का है जो क्लास में बहुत ज़्यादा कैजुअल है और मस्ती में मूड में रहता है, उसका नंबर मेरे से ज़्यादा आता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना सीरियस फेस लेके बैठे हो, आप कितना सिंसियरिटी से कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपके एफर्ट्स इनसफिशिएंट हैं। एफर्ट्स इनसफिशिएंट इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वो लॉन्ग रॉन्ग डायरेक्शन में है। एफर्ट्स ये भी हो सकते हैं कि रॉन्ग डायरेक्शन में आप ले रहे हो और आपने आपका वीक एरिया को इग्नोर कर रखा है, आपने वीक एरिया को कंसिस्टेंटली इग्नोर कर रखा है, और स्ट्रॉन्ग एरिया पे ही आप बराबर फोकस कर रहे हो क्योंकि आपको वो कंफर्टेबल फील कराता है। ये ऐसे एफर्ट्स को हम कहते हैं इनसफिशिएंट एफर्ट्स। रॉन्ग डायरेक्शन के एफर्ट्स हैं, वीक एरिया इग्नोर हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में इनसफिशिएंट एफर्ट्स कब कर रहे हो, आपका नो कंसिस्टेंट स्टडिंग रूटीन है। नो कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन है, मतलब कि जब मन किया तो ज़्यादा पढ़ लिया, नहीं मन किया तो हम नहीं पढ़ रहे हैं।
ये नो कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन और रॉन्ग डायरेक्शन में जो हमारी अप्रोच है, ये हमारे इनसफिशिएंट एफर्ट्स को दर्शाती है। एक पहला कारण ये हो सकता है कि आप इस वजह से पीछे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट्स ले रहे हो, पर वो एक कहावत है ना कि एक पेंडुलम हिलता भर तो है पर पहुंचता कहीं नहीं, उसी तरीके से एक लक्ष्य विहीन व्यक्ति करता तो कुछ है पर पाता कुछ नहीं। इसका मतलब आप एफर्ट्स तो ले रहे हो, बट जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स है वो नहीं ले रहे हो, तो वो इनसफिशिएंट हो जाएंगे। और आपके एफर्ट्स, मैंने क्या बोला, इनकंसिस्टेंट है, यानी कि आपका जो मंडे से लेके, अगर हम मंडे से लेके संडे तक का ग्राफ बनाएं पढ़ने का, कितने घंटे आप दे रहे हो, तो वो आपका ऐसे चला जा रहा है, कभी कभी माइनस में भी चला जा रहा है, वो आपका फिर ऐसे पीक मार रहा है, फिर आप ऐसे हो जा रहे हो, फिर ऐसे हो जा रहे हो, फिर ऐसे हो रहे हो, और आपका ये ग्राफ वेरिंग है। तो आप कभी अपने एकदम मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे हो, पर वो गिनती के हफ्ते में 3 या 4 दिन ही हो। बाकी आप 4 दिन 3 दिन क्या कर रहे हो, सो रहे हो, मस्त आराम से पड़े हुए हो, या चलते फिरते पढ़ाई कर रहे हो। ये इनकंसिस्टेंसी हफ्ते में कितने दिन होनी चाहिए? हफ्ते में एक दिन होनी चाहिए, कि एक दिन हमारा मन नहीं किया पढ़ने का, अच्छा चलो हफ्ते में 2 दिन हमारा मन नहीं किया करने पढ़ने का। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि हफ्ते में 4 दिन नहीं मन किया हमारा पढ़ने का। हमें पढ़ना है तो हमें डेली पढ़ना है। तो हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 4 घंटे का सेल्फ स्टडी रूटीन होना चाहिए। 4 घंटे का सेल्फ स्टडी रूटीन। अब 4 घंटे में आप कुछ भी करो, देखो 4 घंटे में आपने 2 घंटे मॉक दिया, ठीक है, 2 घंटे में आपको, आपने उसको एनालिसिस में बिता दिए, हो गए आपके 4 घंटे। आप डेली बेसिस पे एक मॉक कर रहे हो, अपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस को सीख रहे हो, जीके के टॉपिक्स जो गलत हुए उनको गूगल करके पढ़ रहे हो, एनालिसिस में यही सब समय बिता रहे हो, तो कर तो रहे हो ना एफर्ट्स, एटलीस्ट क्लैट के डायरेक्शन में तो एफर्ट्स हैं आपके। तो आपको 4 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। अब इसमें आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, मॉक कर सकते हो, कैसे मॉक को डिवाइड करना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है आगे टेबल में। तो आप 4 घंटे का स्ट्रिक्ट सेल्फ स्टडी रूटीन रखेंगे। आप याद रखिए, ये न्यूज़पेपर रीडिंग का हवा मार्केट में बहुत बना हुआ है। न्यूज़पेपर रीडिंग का हवा इसलिए बना हुआ है, कोई कहता है कि डेली न्यूज़पेपर पूरा चार्ट जाना जरूरी है। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, डेली न्यूज़पेपर आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है? डेली न्यूज़पेपर की हेडिंग्स जो हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, वो देख लें। डेली आप बेसिकली 5 से 6 करंट अफेयर्स, यानी कि सिर्फ न्यूज़ रीडिंग जिसको हम कहें, न्यूज़ रीडिंग आप कर लो अखबार से, कि इंटरनेशनल में क्या है, नेशनल में क्या क्या बातें हैं, कि भाई नीतीश कुमार वहाँ के सीएम बन गए, ट्रस्ट वोट झारखंड में जीत लिया गया, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आई हुई हैं, इस तरह की खबर, गोरबाचौव का निधन हो गया, रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो गई, टर्की में बेसिकली विरोध चल रहा है, इराक के पार्लियामेंट में अटैक हो गया। ये सारे करंट अफेयर्स हमने क्या किए, न्यूज़ रीडिंग कर ली भैया, अच्छे अच्छे 5 6 खबरें निकाली, उसको डेली कर लिया। एडिटोरियल रीडिंग जो है, न्यूज़पेपर की एडिटोरियल रीडिंग है, ये आपको मस्ट है, आपको ये करना है। डियर न्यूज़पेपर में कुछ भी अगर आप छोड़ रहे हो, तो आप एडिटोरियल ही तो छोड़ रहे हो। आप पेपर तो पढ़ लोगे, एडिटोरियल नहीं करोगे। और एडिटोरियल ही मैंने क्या बताया, वो बोरिंग एरिया है, तो एडिटोरियल रीडिंग आपको करनी है। ये बेसिक, कुछ हमारे बेसिक स्टेप्स हैं। ये करने के लिए शायद आपको हो सकता हो एक स्टैंडर्ड कोचिंग की जरूरत भी ना पड़े, हो सकता हो आपको ऐसा लगे कि यार 80,000 1 लाख रुपए में, क्योंकि आपको कोचिंग नहीं करवाती है सब काम। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये काम नहीं करवाएगा कि आपको मॉक एनालिसिस करवाए बैठा के, आपको 4 घंटे सेल्फ स्टडी का समय दे, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ाए, कोई कोचिंग नहीं कराती है। कोचिंग में क्या आते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाते हैं। तो क्लैट प्रिपरेशन में अभी तो वैसे आपको एक स्टैंडर्ड कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको एक प्रीलिमिनरी गाइडेंस की जरूरत है, जो आपको टारगेट्स दे कि बेटा ये अचीव करो, ये अचीव करो, ये अचीव करो एक हफ्ते में। तो आप उसको करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो सोने पे सुहागा है यार। ये चीजें कर रहे हो, प्लस कोचिंग भी जा रहे हो, तुम्हें कंपटीशन का भी आइडिया है, तुम्हें डेली गाइडेंस भी मिल जा रहा है, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसके साथ जरूरी है कि ये चारों चीजों को, यानी सफिशिएंट एफर्ट्स हो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स हो, 4 आवर का स्टडी रूटीन हो, और न्यूज़पेपर में एडिटोरियल रीडिंग ऑन डेली बेसिस कर रहे हो। अब हो सकता है आप 6 के 6 एडिटोरियल ना पढ़ पाओ, अरे 2 पढ़ लो, समझे, 2 ही एडिटोरियल कर लो डेली बेसिस पे। उसी में वोकैब वोकैब देख लो, आर्गुमेंट्स फाइंड आउट कर लो, समझ लो क्या चल रहा है। अब तुम लोग करते क्या हो, न्यूज़पेपर रीडिंग करने जाए, एडिटोरियल रीडिंग करने का, उसमें भी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। अरे उसमें वो एरियाज पढ़ो, जैसे नहीं कई बार आ जाता है कि पब्लिक एजुकेशन को फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक एजुकेशन को गवर्नमेंट फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, या हमें पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए समाज में सोसाइटल ये चेंजेस करने पड़ेंगे, उसमें हमें इनकम का गैप दिखाई दे रहा है किसी फैक्टर, ऐसे एडिटोरियल्स हम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इंडिया की जो प्रॉब्लम है। पर हमें वही पढ़ने चाहिए। हमें एक्यूट जो एडिटोरियल्स होते हैं, टफ टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं को रीड करना चाहिए। करेक्ट। आगे आ जाएं। हाउ टू असरटेन इफ आई एम रेडी फॉर क्लैट, ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी क्लैट की तैयारी सही चल रही है और अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ क्लैट के लिए। तो सर मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, सारे एफर्ट्स ले रहा हूँ, मॉक एनालिसिस कर रहा हूँ, ये कैसे आइडेंटिफाई करूँ? दो ही तरीका है।
अगर आपके मॉक्स में देखो, मॉक के बिना तुम कुछ तैयारी नहीं कर सकते। मॉक लेना, नंबर ऑफ, यही क्लैट में एक ही चीज़ है सर, क्लैट में मॉक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो डेली बेसिस पे करना चाहिए वैसे तो। अगर आपके मॉक अटेम्प्ट्स 95 टच नहीं कर रहे हैं तो आप क्लैट के लिए रेडी नहीं हो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाए आपका टारगेट ये होगा कि आप किस तरीके से 95 क्वेश्चंस तक पहुंचोगे। दूसरा, आपका स्कोर 75 मार्क्स से नीचे किसी भी बुरी से बुरी स्थिति में नहीं आना चाहिए। 75 मार्क्स के नीचे स्कोर नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है, अगर मान लो 65 टू 70 के बीच में तुम अटके हुए हो, तो याद रखना डियर, तुम्हारा नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम है। और अगर तुम्हारा 45 टू 55 मार्क्स आ रहा है, यानी कि 95 करने के बाद, तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी के साथ तो प्रॉब्लम है ही, तुम्हारा स्ट्रैटेजी भी गलत है और तुम्हारा नॉलेज भी क्या है, इनसफिशिएंट है। नॉलेज इनसफिशिएंट हो सकती है, नॉलेज इनसफिशिएंट हो सकती है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दर्शाता है कि आपकी प्रैक्टिस भी इनसफिशिएंट है, यानी कि लगातार आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। तो इसीलिए 65 टू 70 मार्क्स जिनका आ रहा है, वो 75 के ऊपर या 75 कैसे टच करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को सुधार के, है ना। और जिनका 45 से 55 नंबर आ रहा है, आप प्रैक्टिस अपनी बढ़ाने लगिए घर पे, आपके देखिएगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ने लगेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 75 मार्क्स हमारा होने चाहिए मिनिमम, कितने, 75 मार्क्स, और 95 अटेम्प्ट होने चाहिए। ये बेयर मिनिमम हमारा टारगेट है। अगर इससे कम कुछ भी आ रहा है तो यू आर नॉट रेडी। ऑल राइट, इफ यू आर रेडी, गेट सेट गो, आगे बढ़े। अब देखिए, हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे कि मॉक एनालिसिस को, इस पर्टिकुलर सेक्शन में मॉक एनालिसिस को आपको कैसे करना चाहिए। मॉक एनालिसिस में हम करते क्या है, मैं कहता हूं 3 स्टेप रूल है। 3 स्टेप रूल है। पहला, आप मॉक को अटेम्प्ट करते हैं अपने इंस्टीट्यूट पे, ऑनलाइन मत दीजिएगा, ऑफलाइन ही मॉक दीजिए। दूसरा, इस मॉक को जैसे आप घर लेके जाते हैं, आप आंसर की के साथ उसको टैली करते हैं। क्या करते हैं, आंसर की के साथ टैली करते हैं। इस स्टेज पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डू नॉट चेक द आंसर्स। इस स्टेज पे आपको आंसर्स देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। आप आंसर्स मत देखिए, आप बस देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 27 सही है, 28 सही है, 29 गलत, 30 गलत, 31 गलत, 32 सही है, 33 गलत, 34 सही है, 35 गलत, 36 गलत, 37 सही है, 38 सही है, 39 सही है। इस तरह से आपने क्या मार्क कर लिया, आपने अपने पेंसिल से अपने मॉक पेपर में मार्क कर लिया कि ये क्वेश्चंस मेरे सही थे, ये क्वेश्चंस मेरे गलत थे, ये क्वेश्चंस मेरे गलत थे। फिर क्या किया, अब आप बाहर आए, जब पेपर हो गया, बाहर आए मतलब मॉक एनालिसिस के जब बाहर आए, तो आपने सेक्शन वाइज लिख लेना है कि इंग्लिश में आपके कितने सही, कितने इनकरेक्ट और कितने अटेम्प्ट, लॉजिकल में कितने अटेम्प्ट, कितने करेक्ट, कितने इनकरेक्ट, इसी तरीके से लीगल, इसी तरीके से क्यूटी, इसी तरीके से जीके। ये पहला स्टेप में आपने निकाला, अटेम्प्ट दे दिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में उसको आंसर की के साथ आपने टैली कर लिया, जिसको हम एनालिसिस भी बोलते हैं। और हमें यह ध्यान रखना है कि ऐसे सेक्शंस जहां पे इनकरेक्ट इनकरेक्ट इज ग्रेटर देन करेक्ट, वही क्वेश्चन, वही सेक्शंस, वही क्वेश्चंस हमारी क्या है, वीकनेस है। वैसे ही क्वेश्चंस हमारी वीकनेस है। इसके बाद तीसरा अटेम्प्ट जो होता है, तीसरा अटेम्प्ट में हम कहते हैं मॉक रीडू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्टेप रूल है, पहला अटेम्प्ट, दूसरा उसका आंसर की एनालिसिस, और तीसरा उसका रीडू। तो रीडू का भी कोई सेंस नहीं है अगर आप रीडू को क्या करो, एनालाइज ना करो। अगर आप मॉक रीडू करने के बाद अगर आप इसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक अनदर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब आपको शेड्यूल कैसे फॉलो करना है, तो आपने मॉक 1 दिया, मॉक 1 दिया, मान लीजिए आपने 6 सितंबर को दिया, मंडे को दिया, 6 सितंबर मंडे को आपने मॉक दिया, तो आपको एक दिन का गैप ले सकते हो आप, यानी आपने 7 तारीख का गैप लिया, 8 तारीख को वेडनेसडे तक आपने उसको क्या कर लिया, रीडू कर लिया। तो मॉक का पहला स्टेप, मॉक का तीसरा स्टेप, दोनों चीजें आपने क्या कर ली, फॉलो कर ली। तो मैं ये मानूंगा कि आपने इस 3 पीरियड के दौरान में दिया तो भले ही एक ही मॉक है, पर आपने 2 मॉक्स की प्रैक्टिस करी है, 2 मॉक्स की प्रैक्टिस करी है इन अ स्पैन ऑफ 3 डेज, इन स्पैन ऑफ 3 डेज। फिर अब आप वेडनेसडे के बाद रुके, अब मॉक 2, ये आपका 9 सितंबर को थर्सडे को है, ये आपका सेल्फ मॉक होगा, ये आपका सेल्फ मॉक होगा। कोई आप पुराना मॉक उठा लीजिए, आप उसको दोबारा से दीजिए, वो रीडू नहीं है, वो फ्रेश अटेम्प्ट ही माना जाएगा। कोई आपने दूसरी कोचिंग का मॉक उठाया, उसको आपने दोबारा से दिया, तो वो क्या किया आपने, थर्सडे को किया, थर्सडे को आपने किया। फिर आप 10 तारीख का एक दिन का गैप लीजिए और आप उसको सैटरडे तक क्या कर लीजिए, री अटेम्प्ट यानी रीडू कर लीजिए। तो अगेन आपने इन 2 दिनों के अंदर अंदर अगेन आपने 2 मॉक प्रैक्टिस एक तरीके से
कर ली है, 2 मॉक प्रैक्टिस कर ली है। तो देखो डियर, मंडे से लेके सैटरडे तक में आपने 4 मॉक्स कर लिए, एक तरीके से 4 मॉक की प्रैक्टिस कर ली। अरे तुमने ये कर दिया, अगर अगर तुमने हर हफ्ते यानी महीने में 16 मॉक्स प्रैक्टिस कर लिए, और ये काम तुम लगातार 4 महीने तक कर चुके हो या घसीट सकते हो, तो याद रखो कि तुम्हें कोई भी शिखर तक पहुंचने से, क्लैट एग्जामिनेशन को क्रैक करने से कोई रोक नहीं पाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं पेपर उस टाइम पे कितना भी कठिन हो जाए तुम कर ले जाओगे। लेकिन ये काम तुम क्या करोगे, लगातार कर रहे हो, नॉन स्टॉप कर रहे हो। तो नॉन स्टॉप याद रखना, अगर ये एफर्ट्स तुम ले रहे हो तो ही तुम टॉपर की तरफ बढ़ रहे हो। अगर नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी रैंक कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हो हर एक दिन के एफर्ट्स लूज करने के साथ साथ। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस करना है। संडे को आराम फरमाइए दोस्त, संडे को आराम फरमाइए। 7 दिन के टाइम पीरियड में एक दिन होना चाहिए जिस दिन हम कुछ नहीं करते हैं। हम सिर्फ खाना खाते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, और क्या करते हैं, सोते हैं। लेकिन उस दिन के भी एक पार्ट में, या तो अर्ली मॉर्निंग में या तो लेट नाइट में, आप रिवीजन करिए। रिवीजन को आपको 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। रिवीजन कैसा होता है, टॉपिक को थोड़ी रीड करते हैं, पन्ने पलटते हैं, ये टॉपिक है, अच्छा ये चीज़ें हमने जीके में पढ़ी, ओके, ये वाली चीज़ें पढ़ी थी, ओके, पेज पलटा, अच्छा ये चल रहा है, ओके। तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, हर संडे हम उन्हीं चीज़ों को बार 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 एक तरह देख रहे हैं, बिना दिमाग में स्ट्रेन डाले। और फिर सोइए मस्त संडे को। अरे गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाइए, बॉयफ्रेंड को बाहर लेके जाइए, उसको बोलिए आइसक्रीम खिलाने चल, मूवी देख के आओ, जेब में पैसे हो तो, नहीं तो ऐसे ही गश्त मार के आओ, रोड पे चाय वाय पी के आओ, मौसम का मजा लो, शाम को बैठो, लोगों से बात करो, रिलैक्स करो, चिल मारो। उस दिन संडे को खेलने वेलने मत चले जाना कि नहीं आज हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। क्रिकेट खेलने गए, बॉल मुंह पे लग गई, मुंह फट गया, मुंह टूट गया, हाथ टूट गया, पड़े हुए हैं एक हफ्ता तक। ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी के दौरान पे हमें अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लिमिटेड कर देना चाहिए। लिमिटेड करने का मतलब ये है कि मतलब भर का खेलते हैं, ये नहीं कि टूर्नामेंट लग रहा है उस समय 50 रुपए में मैच पे सट्टा लगा रखा है तुमने कि नहीं मैच जीतेंगे ही जीतेंगे। ये काम मत करना। और कहीं बहुत दूर घूमने मत जाओ, ऐसा कोई काम मत करो जिससे बॉडी बहुत ज्यादा थके, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, संडे को आप अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हो, क्योंकि 6 दिन आप भसड़ कर रहे हो। तो आपका बड़ा मजा आ रहा है ना, संडे के रिलैक्सेशन पे कितना ध्यान है देखो, कि हाँ रिलैक्स कैसे करना चाहिए। अबे वो रिलैक्सेशन तभी करो जब 6 दिन पहले काम किए हो। अगर 6 दिन पहले काम नहीं किए हो तो रिलैक्स मत करो। तो संडे को आपको क्या होगा, एफर्ट्स लेने वाला दिन होगा आपका। फिर वही प्रोसेस आपको रिपीट करना है मॉक 3 और मॉक 4 के लिए। अगेन आप एक हफ्ते के दौरान मॉक्स कर लोगे तो आप देखो 15 डेज में आपने अटेम्प्ट कितने किए। आपने 15 डेज में 4 मॉक्स दिए एक तरीके से, और उनको दोबारा रीडू किया तो 4 मॉक्स और मान लें, टोटल 8 मॉक्स हो गए। जिसमें से जिसमें से 2 मॉक आपके एकदम न्यू थे, 2 मॉक एकदम न्यू थे, और 2 मॉक्स आपके ओल्ड थे, पुराने मॉक थे, या 2 मॉक आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूट के थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के थे। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ये सारी चीजें आप देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 8 मॉक्स इन 15 डेज आप दे रहे हो, 16 मॉक्स इन अ मंथ दे रहे हो। आगे आ जाओ। वाइल एनालाइजिंग व्हाट टू कीप इन माइंड। अब एनालिसिस करते समय सर क्या क्या चीज़ों का दिमाग में रखें, सर एनालिसिस कैसे करें, यही बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है। तो आप याद रखिएगा, सेक्शन वाइज आपका बेयर मिनिमम जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट होना ही चाहिए। यानी कि अगर लीगल में 40 बोला है, 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन, जीके में 20 क्वेश्चन, तो आपको बेयर मिनिमम वाली टेबल जो है आप यूज करिएगा, उतने अटेम्प्ट होने ही चाहिए। एक्यूरेसी को चेज नहीं करना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को चेज करना है। एक्यूरेसी को चेज नहीं करना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट चेज करना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को चेज करोगे प्लस प्रैक्टिस करोगे, एक्यूरेसी अपने आप आने लग जाएगी डियर। तो डोंट चेज एक्यूरेसी, चेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। इनकरेक्ट अगर करेक्ट से ग्रेटर है लगातार किसी सेक्शन में, यानी कि रिपीटेडली आपको पता चल रहा है कि आपके इंग्लिश और लीगल में 25 आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं और आपके सिर्फ 15 करेक्ट हो रहे हैं, तो ये 10 क्वेश्चन ज़्यादा इनकरेक्ट कर दे रहे हो आप। ये जो गैप है डियर, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है, ये आपके लिए निगेटिव फैक्टर बन सकता है। आप निगेटिव में मैक्सिमम मार्क्स लूज कर जाओगे, है ना। याद रखिए आपको वीकेस्ट सेक्शन को बहुत ज़्यादा वर्क थ्रू करना है, तो वो आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि आपका वीकेस्ट सेक्शन क्या है। वो एनालिसिस में आपको यही सब काम करना है, यानी कि इनकरेक्ट टू करेक्ट, जहाँ पे आपका इनकरेक्ट ज़्यादा है या इनकरेक्ट बराबर इनकरेक्ट है, 10 सही 10 गलत, तो वो भी आपका वीक सेक्शन हो गया। यानी कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप श्योर नहीं होते अपने आंसर्स को लेके, तो आपको वीकेस्ट सेक्शन को रियलाइज करना है। वो आप इस स्टेप से रियलाइज करोगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को हमेशा चेज करने की कोशिश करो, यानी कि वीक सेक्शन को हम क्या करेंगे, आंसर की के साथ उसको प्रैक्टिस कर लेंगे।
आंसर की के साथ उसको प्रैक्टिस कर लेंगे और उसको रीडू करते टाइम थोड़ा स्लो रीडिंग करके समझेंगे कि पैसेज क्या कह रहा है और ऐसा क्या था जो पेपर के दौरान हम नहीं समझ पाए। आगे आ जाएं। आप क्लैट की तरक्की यानी क्लैट में सिलेक्शन इन चीजों के बिना नहीं पा सकते। यू कैन नॉट डू दिस विदाउट दीज थिंग्स। पहला डिसिप्लिन, दूसरा डिटर्मिनेशन। मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन अगर लेने की जरूरत पड़ रही है तो डिटर्मिनेशन नहीं है लाइफ में। क्योंकि एक डिटर्मिन्ड पर्सन को, एक मजबूत आदमी को जिसको पता है कि उसे ये काम करना है, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। उसको मोटिवेशन कहीं से चाहिए नहीं। उसको ये नहीं चाहिए कि सुबह कोई उसको उठाए। जैसे आपका अलार्म बेल बजता है आप रोबोट हो जाते हो। आपके अंदर इमोशंस खत्म हो जाते हैं, फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं, आपके पास टारगेट्स हैं आपके, वो दिन भर के टारगेट्स आपको अचीव करने हैं। अपनी प्रिपरेशन को ऐसे समझो कि तुम एक कंपनी के मालिक हो। तुम एक कंपनी के मालिक हो जो यहां बैठा है। कहां बैठा है? तुम्हारे दिमाग में बैठा है कंपनी का मालिक। और तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मुंह, है ना, और तुम्हारे पैर, तुम्हारा पूरा शरीर, ये अलग अलग मजदूर हैं। ये अलग अलग मजदूर हैं जिनकी टेंडेंसी है क्या? आलस। जिनको क्या करना है? आलस करना है। ये तुम्हारी कंपनी को लेके डूबेंगे। ये चाहते ही हैं कि तुम्हारी कंपनी डूबे। और तुम्हारा जो कंपनी के तुम मालिक हो, जो तुम दिमाग में बैठे हो, तुम्हें याद रखना, तुम्हें अपने दिमाग को सेटिस्फाई करना है, अपनी बॉडी को सेटिस्फाई नहीं करना है। एक मालिक हमेशा कंपनी के गोल्स को प्रायोरिटी रखता है, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी पे नहीं रखता है। अगर एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखोगे तो दे आर नेवर एंडिंग। तो अगर आपने बॉडी को कंफर्ट जोन में रखा तो बॉडी इज प्रोग्राम्ड लाइक दिस कि वो आलसी ही है। आपको मशीनेटेड मोड में काम करना है, सुबह उठना है, आपको पता है कि इन वर्करों से आपको पेल के काम कराना है दिन भर में। तो आप क्या, उठिए उठिए और अपना जो टारगेट सेट किया है बिना सोचे बिना समझे लग जाइए उस पर। यानी कि अगर आपने डिसाइड किया है था कल रात को कि आप सुबह उठ के 8 बजे पढ़ोगे और आप 7:30 बजे तक सो के नहीं उठे हो, तो फिर याद रखिएगा, आपका जो वर्कर्स का जो ट्रेड यूनियन है ना बॉडी में, वो मालिक के ऊपर हावी हो रहा है। वो मालिक के ऊपर हावी हो रहा है और वो बेसिकली कंपनी को डुबाएगा ही डुबाएगा। आपको ऐसा काम नहीं करना है। सो आपको वही चीज़ है, जो काम आप डेली कर लो बिना सोचे, उसी को कहते हैं हम डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन तभी रह पाएगा अगर मन में इच्छा शक्ति जो है, ये विल पावर जो है, वो मजबूत है। क्योंकि विल पावर ही आपको डिटरमिंड करती है कि हमें करना ही है एट एनी कॉस्ट। ठीक है। एक लाइन में हमेशा बोलता हूं, हमेशा अपनी लाइफ को ऐसे सोचो कि 5 साल बाद हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। यानी कि आज मेरी जेब में 100 रुपए नहीं है, तो क्या 5 साल बाद मैं ऐसा देखना चाहता हूं खुद को कि मेरी जेब में 100 रुपए ना रहे? आज मुझे मान लो कि पिज्जा हट में बिन मैं पिज्जा मैनिया वाले पिज्जा नहीं खाते हैं, मेरे को 800 रुपए वाला पिज्जा खाना है और अकेले खाना है, एक कोक के साथ। तो क्या मेरी जेब में आज पैसे हैं अगर ये करने के लिए? नहीं है। तो क्या मेरे पास 5 साल के बाद भी ये पैसा, अब देखो, हो सकता है तुम्हारे पास जेब में पैसा रहे, हो सकता है तुम्हारे पिताजी के पास पैसा हो, तुम दूसरा मोटिवेशन देख लो। लेकिन हमें क्लैट एग्जामिनेशन की, इन सब की रिक्वायरमेंट वही होती है। उन्हीं लोगों को देखिए, क्रेविंग उन्हीं लोगों को होती है जिनके घर में दिक्कतें हैं, जिनके घर में थोड़ी किल्लत है, या जिनके माँ बाप लोगों ने महत्वाकांक्षाएं बहुत रखी हैं बच्चों से, क्योंकि उनको पता है कि वो अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई के लिए। उनकी औकात नहीं है इतना पढ़ा खर्चा करने की, पर वो कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो। और वो क्यों चाहते हैं? ताकि आप अच्छी जॉब वॉब कर लो, अच्छा पैसा कमाओ। पैसा ही अल्टीमेटली है। लोग छुपाते हैं उसको सक्सेस के पीछे, लोग छुपाते हैं उसको ह्यूमैनिटी के पीछे, गुड वर्क के पीछे। अल्टीमेटली कोई भी काम पैसे के बिना नहीं हो सकता। समाज सेवा भी बिना पैसे के नहीं हो सकती। अगर आपको खाना भी बांटना है तो आलू खरीदना है, चावल खरीदना है, दाल खरीदना है, वर्कर लेबर रखना है, हलवाई बनाना, सब सब पैसा लगता है भाई। समाज सेवा भी पैसे के बिना नहीं हो सकती। तो पैसा इज द अल्टीमेट गेम। पैसा इज द अल्टीमेट गेम। तो आपको देखना कि 5 साल के बाद क्या अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हो। और याद रखिएगा, ये जो आपका क्लैट एग्जामिनेशन, ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं है। इट्स अबाउट योर गॉड डैम लाइफ। इट्स अबाउट योर गॉड डैम लाइफ। अब क्यों है ये गॉड डैम लाइफ के बारे में? अब देखिए क्या डिफरेंस होता है जब अगर आप एनिलवाइट होते हो और नॉन एनिलवाइट होते हो। उस जगह पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये इसमें कोई अनस्टेटेड कोई बात ही नहीं है, कोई छुपी बात ही नहीं है कि एक आईआईटीएन है और एक दूसरा बीटेक इंस्टीट्यूट से, नॉर्मल कॉलेज से बीटेक किया हुआ है। आईआईटी वाला गधा भी है तो भी उसको सुना जाएगा, बीटेक वाला बहुत तेज तराक है फिर भी उसको नहीं सुना जाएगा। ये टैग ना, भारत टैग जो है इंपॉर्टेंट है। अब एनएलयू में भी बच्चे क्या, रोजगार लग जाता है, सबका जॉब लग जाता है? नहीं लगता। लेकिन भाई एनएलयू वाइट रहते हैं तो कहीं पे भी जाते हैं, बोलते हैं हमने इस एनएलयू से बीएलएलबी करा है 5 साल। बोलता है अच्छा आइए बैठिए, बताइए क्या क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी। अच्छा आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, चलिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो इट्स अबाउट योर नेक्स्ट 50 ईयर्स बडी।
अगले 50 साल जिंदगी के अगर अच्छे करने हैं तो बेटा अभी मेहनत कर ले, क्योंकि ये जिंदगी में दौर दोबारा नहीं आएगा। और याद रखना 5 साल बाद, 5 साल बाद जब तुम 25 साल के हो जाओगे, 23 साल के हो जाओगे, तो उस समय का जो व्यक्ति रहेगा वो तुम्हारे आज के व्यक्तित्व को गाली ही बक रहा होगा कि अबे उस टाइम पढ़ाई कर लेते तो आज सही रहता। तो याद रखिएगा, आपका आज का जो एफर्ट है वो आपके 50 साल के लिए है। दूसरा, ये एग्जामिनेशन नहीं होगा सिलेक्शन तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड। लेकिन मुझे एक बात ये पता है कि कोई भी मेहनत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। यानी अगर हम किस्मत और मेहनत दोनों को कंपेयर करें तो मेहनत हो सकता है आपको एक बार आपका साथ न दे, हो सकता है एक बार आपको छोड़ दे, बोले नहीं यार 2 नंबर से रह गया मेरा, है ना। लेकिन मेहनत बार बार आपको धोखा नहीं देगी। ये किस्मत बहुत टुच्ची चीज है मेरे दोस्तों। ये समय समय पे एक लड़की की तरह है जो आती है, फायदा उठाती है और चली जाती है, और हम सोचते हैं कि वही हमारे लिए सब कुछ है, वही मेरे बारे में सोचती है। किस्मत आपके बारे में नहीं सोचती है। किस्मत इज जस्ट BKL, समझे। वॉट इज गोइंग टू स्टे विथ यू, योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू स्टे विथ यू। आप अपने हार्ड वर्क को पकड़ के रखिए। एग्जामिनेशन इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, बट जिस तरीके से आप प्रिपरेशन के लिए एफर्ट्स ले रहे हो, दैट कैन बी द एंड ऑफ द रोड। करेक्ट? रिमेंबर दिस, इट्स ऑल अबाउट यू, विद इन यू। ओनली यू कैन ब्रिंग द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन योर लाइफ। एट लास्ट, ये क्लैट 365 का हमारा प्रोग्राम है, आप इसमें देख लीजिए। ये बार बार मैं बताता हूँ, 10-15 मिनट का आपको जीके टॉपिक मिलेगा, 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी जीके के लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप बस 4,000 रुपये दीजिए, 3,999, 1 रुपये हम आपको वापस कर देंगे और ये 1 रुपये हमारी तरफ से डिस्काउंट समझ लीजिए। अगर आप मान लीजिए कुछ आपका अलग कंडीशन है तो आप बेनिफिट्स ले सकते हो, पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं पे कर पा रहे हो ये चीज़। क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं देखिए बहुत वेल रिसर्च रहते हैं, बहुत मेहनत लगता है। तो इतनी मेहनत में अगर आप वही चीज़ें, यही सारी चीज़ें आप 1.5 लाख रुपए दे रहे होते कहीं पे तो आपको अच्छी लगती। कोई आपको 4,000 रुपये बोल रहा है तो आप सोचोगे कि 4,000 रुपये में क्या ही देगा ये। अरे एक बार लेके देखो, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, क्लैट 365 प्लेलिस्ट है, उसको चेक करो। वहां पे जो वीडियोस है उनकी क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी को चेक करिए जाके। और ऐसे ही सोचिए अगर आपको 365 वीडियोस मिले तो, ठीक है। ये याद रखिएगा। सो दैट्स ऑल, ये चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ। याद रखिए, मॉक एनालिसिस करना ही करना है, अपने को छोड़ना नहीं है। तो आई थिंक आपको प्रिपरेशन में मजा आया होगा। ये ट्रिप्स हमेशा याद रहेंगी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।